तो आइए आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में आज चर्चा करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, आज उस पर फोकस करते हैं और इसके बाद आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि लेखन कार्य, किसी भी चीज़ को पेपर में लिखने या खाते में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका मुख्य कारण ये है कि कोई भी लेन देन या व्यवसाय से सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये अभी जितनी बातें हो रही है, ये प्रोसेस जो हो रही है, ये एकल व्यापार के लिए है, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। आगे चल कर करके आपको 12th में पार्टनरशिप मिलेगा, फिर ग्रेजुएशन में उससे आगे कंपनी का है लेन देन का प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें आगे। लेकिन अभी ये प्रारंभिक स्टेज है, इसलिए ये अभी जो है एकल की बात हो रही है, एकल व्यवसाय की बात हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, इसको कंपनी से अभी जोड़ करके नहीं देखिएगा, उसका स्वरूप अलग होता है। क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, सीखने के लिए है, बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज का है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान। तो कोई भी वित्तीय ट्रांजैक्शन जो होता है, सामान खरीदा जाता है, लिया जाता है, इसी से संबंधित न है इसमें पढ़ना सब। तो इस वित्तीय लेन देन को सबसे पहले, कल मैंने चर्चा जो किया था, एक बार फिर इस पर कर देते हैं। जो लिया जाता है उसको मेमोरेंडम या रद्दी, जो समझ लीजिए इसको, बुक के भी नाम से इसको जानते हैं। इस ट्रांजैक्शन क्रिया को सबसे पहले इसमें लिखा जाता है। मैं चर्चा कर चुका हूँ कल कि इसको व्यापारी लोग अपने यहाँ कोई रजिस्टर होता है, उसमें सब का राम लिया वो भी, श्याम लिया वो भी, मोहन लिया वो भी, जिसको दिया एक ही जगह लिखते जाते हैं और शाम को उसके आधार पर इसमें जर्नल में उसका पोस्टिंग करते हैं। तो यही सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, ये क्रिया को सबसे पहले छोटे स्तर पर व्यापारी अपने यहाँ मेमोरेंडम बुक में उसको लिख लेते हैं और बड़े स्तर पर चलने पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अब तो सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गया तो इसकी महत्ता ख़त्म हो गई है, डायरेक्ट इसी में पोस्टिंग हो जाता है। लेकिन जानकारी के लिए इसकी चर्चा करनी ज़रूरी है मेमोरेंडम बुक की। अब आइए, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसकी कोई लिखने की प्रक्रिया, जो आप समझ सकें, अपने सुविधा अनुसार जिस लैंग्वेज में इसको समझ सकें, इसलिए इस क्रिया को इस बुक में अंकित कर लेना। मेमोरेंडम जैसे नाम से ही सिद्ध होता है कि ये स्मरण के लिए, कि भूल न जाए, याद रखने के लिए इसको नोट कर लिया जाता है। तो इसको अपने भाषा में, अपने सुविधा अनुसार, जैसे जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। ये नहीं कि इस शब्द में नहीं लिख दे कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो। आगे चलिए, इस क्रिया को जनरल में, रोजनामचा में, यहाँ से खाते की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके प्रारूप होते हैं, विधिवत इसको अंकित किया जाता है। हालांकि
इस सब का चैप्टर वाइज जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जनरल शब्द की उत्पत्ति, जनरल का इतिहास, जनरल की उपयोगिता, इस चैप्टर से शुरू करेंगे हम। उस दिन इस पर विस्तृत चर्चा करते चल रहे हैं। अभी सिर्फ हाईलाइट दे रहे हैं कि कहाँ तक क्या पढ़ना है इस पर। तो जनरल मेनली अभी चर्चा कर देते हैं। जनरल रोजनामचे की 5 कॉलम होते हैं। पहला तिथि, डेट, दिनांक, किस तिथि को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। दूसरा होता है विवरण, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। इसके बाद LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का हिंदी खाता पृष्ठ संख्या, यानी इसका इस ट्रांजैक्शन का खाते में, इस खाते में किस पृष्ठ पर उल्लेख है उसका फोलियो पृष्ठ संख्या इसमें दर्शाया जाता है। इसके बाद है चौथा नाम, डेबिट या नाम, डेबिट साइड का अमाउंट उसमें रहता है। अमाउंट का 2 कॉलम हो जाता है जिसमें डेबिट और दूसरा भाग अमाउंट का, जिसको 5वां भाग कहते हैं जनरल का, वो क्रेडिट हो जाता है, जमा भाग हो जाता है। यही इसका प्रारूप है। जिस दिन इस पर चर्चा करेंगे उस दिन और क्लियर स्पष्ट रूप से खाना बना करके, खांचे खींच करके मैं बताऊंगा। इसके बाद आ जाइए पोस्टिंग इनटू लेजर। अब इस क्रिया को मेनली खाते में लिखने का शुरुआत यहाँ से किया जाता है। ये तो मेमोरेंडम है, इसको नहीं करेंगे, सॉरी खाते में नहीं, लेखांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले जनरल में उसका एंट्री किया जाता है और इसके बाद तब इससे ये अमूमन इसको मंथ के अंत में कहिए या वार्षिक वित्तीय मंथ या मंथ शब्द। वित्तीय मंथ लगाने का मतलब ये होता है कि बहुत से व्यापारी अपना वित्तीय वर्ष 6 माह का भी करते हैं, जैसे बैंक वगैरह भी है उसका शॉर्ट टाइम रहता है, तो इसलिए वित्तीय मंथ या वित्तीय शब्द लगाना पड़ा। इसका प्रारूप, इसके 2 भाग होते हैं। पहला नाम डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। प्रत्येक भाग में 4 कॉलम होते हैं, यानी डेबिट साइड में 4 और क्रेडिट साइड में 4। कुल मिलाकर के इसमें कॉलम 8 होते हैं। पक्ष इसमें लेजर में ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आता है, यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, ध्यान रखिएगा। खाते के कितने भाग होते हैं, तो खाते के 2 भाग होते हैं, या खाते के कितने पक्ष होते हैं, तो खाते के 2 पक्ष होते हैं, नाम और जमा, डेबिट और क्रेडिट। और एक सवाल पूछ देता है घुमा करके कि खाते में कुल कितने कॉलम होते हैं या खाते में कितने कॉलम होते हैं, तो वहाँ 8 कॉलम होते हैं। शब्द पर ध्यान देना पड़ता है, बच्चे यहीं गड़बड़ा जाते हैं। अब आ जाइए यहाँ तक तो खाते का प्रोसेस है। अब इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है ये तलपट तैयार करना। ये अमूमन वर्ष कहिए या वित्तीय वर्ष के अंत में इसको तलपट तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस यानी संतुलन, ये देखा जाता है यहाँ से कि मैंने कितना का सामान खरीदा और कितना का बेचा, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। अंत में अपना हिसाब किताब निकालना पड़ता है ना, कि ऐसे ही चलते रहेगा।
इस उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, नाम और जमा। इसमें हालांकि ये बनाना ज़रूरी नहीं है, अकाउंट की दृष्टि से कंपल्सरी भी नहीं है, ये खाते के भी श्रेणी में नहीं आते हैं। ये नहीं बनाए तो कोई अकाउंटिंग रूल का उल्लंघन भी नहीं होगा। इसको बनाने का, तब पूछिए कि इसको बनाने का आखिर ये बिना काम का चीज़ रह क्यों गया है। तो रह गया है इसलिए कि ये इसके पहले जितना हम काम करते आए हुए हैं, ये चेक कर लेने के लिए कि किसी तरह की अशुद्धि तो पीछे नहीं हो गई है, इसको जांचने के लिए बनाया जाता है। हालांकि ये शब्द भी सार्थक नहीं है। ये बनाने का मुख्य उद्देश्य गणितीय शुद्धता की जानकारी, गणितीय अशुद्धि तो नहीं हुई है, इसकी जानकारी के लिए ये बनाया जाता है। एक चीज़ और कल दिमाग पर से उतर गया था, दोहरे लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पेसियोली जो थे, वे गणित के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्टराइज बुक जो लिखे थे, प्रकाशन जो वेनिस, इटली के वेनिस नामक शहर से हुआ था, वो पुस्तक वास्तव में गणित की पुस्तक थी और वे गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। आगे आइए इस पर चर्चा करते हैं। गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए बनाया जाता है। हालांकि सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान देने के बाद भी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ रहती है जो इसके पकड़ में भी नहीं चलता है, नहीं पकड़ पाता है कुछ अपवाद के लिए। तो उसका आगे प्रिपरेशन है, कैसे सुधार किया जाएगा, कहाँ पकड़ में आएगा, उसके लिए भी चैप्टर है। और गलत हो जाता है तो उसके लिए भी आगे चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर है, उसकी चर्चा जब आएगा तब मैं करूँगा। आगे चलिए, इसके अब ये तो बन गया। अब इसी से मटेरियल लेकर के इसी के आधार पर आगे लास्ट में वर्ष के अंत में कहिए या वित्तीय वर्ष के अंत में कहिए, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, हम किस पोजीशन में हैं, व्यवसाय मेरा किस पोजीशन में चल रहा है, इसकी जानकारी तो ज़रूरी है। इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण तैयार कर लेना, मान लीजिए कि एक साल से हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम किस स्थिति में हैं, हमारी क्या स्थिति है, आगे क्या ध्यान रखना, कहाँ अपने ट्रैक में बदलाव करना ज़रूरी है, किस किस कमज़ोर पॉइंट पर ध्यान देना हमको ज़रूरी है, आगे हमारे बिजनेस में निखार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस उद्देश्य से अपनी स्थिति की जानकारी ज़रूरी है। तो यहाँ वित्तीय प्रिपरेशन ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है और तब अगले वर्ष में प्रवेश किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, सो आइए यहाँ मैं चर्चा कर देता हूँ पुनः। सबसे पहला काम तो इसका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करना। यहाँ से इसके मटेरियल से ये स्टेटमेंट जो बनाया जाता है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको भी अपशब्द का यूज कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस को खाता बोल देते हैं, बैलेंस शीट जो बनता है उसको खाता शब्द यूज कर देते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहाँ तक ये खाता है और ये बैलेंस शीट जो है ये स्टेटमेंट, ये खाता नहीं है, जबकि इसके साथ भी लोग खाता शब्द का यूज कर देते हैं जो अशुद्ध है, ध्यान रखना होगा इसको।
आइए इसमें इसके वित्तीय विवरण तैयार करने में क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, इसके बाद इससे बैलेंस शीट तैयार किया जाता है लाभ हानि खाता से। तो अब इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए। तो पहला तो है व्यापार खाता तथा दूसरा लाभ हानि खाता। एक व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता हो गया। जबकि हालांकि दोनों एक ही में बनाया जाता है, ऊपर नीचे कर करके। आप अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बनता है बैलेंस शीट, स्थिति विवरण कहिए इसको या इसको आर्थिक चिट्ठा कहिए। ये दोनों संतुलित होता है, दोनों तरफ का भाग मिल जाता है, आपका स्थिति पता चल जाता है। इसके बाद इसके आधार पर चाहे आइए पहले यहाँ चर्चा कर देते हैं। अब ये पहले देखिए, इसमें दो चीज़ जो है, एक व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तो बिगिनिंग में नहीं, बिगनर्स प्रारंभिक स्टेज में नहीं, लेकिन आगे चल करके जब आप चलिएगा ग्रेजुएशन वगैरह में या उससे ऊपर जब चलिएगा तो वहाँ चल करके आपको इसका रूप थोड़ा सा और गहराई में जाने के लिए इसको दो पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट को दो पार्ट में हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। अभी तो यहाँ दोनों को एक ही में मिला करके चलते हैं, लेकिन वहाँ चल करके एक हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और एक हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा खाता जो है लाभ हानि खाता, ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक हो जाएगा, और एक उसके बाद हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और तब इसके बाद इसके आधार पर बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट तैयार जब हो जाता है तो आपको इसके बाद एनालिसिस, तीसरा काम इसका होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, विश्लेषण एवं निर्वचन, ये काम होता है। इसके बाद उपयोगकर्ता को संवहन, यही अकाउंटिंग का प्रोसेस है पूरा। इसी में पूरा अकाउंट्स आपका समाहित हो जाएगा। एक झलक मैंने दिखाया है। अब आगे अगले दिन आपको यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका तो ले लीजिए, ये तो क्रिया है, रफ बुक नहीं, लेकिन जनरल शुरू करेंगे कल से। और वहाँ से पूरे जनरल का उत्पत्ति, जनरल नाम क्यों पड़ा, कारण क्या था इसका, जनरल नाम क्यों पड़ा, और तब वहाँ से कुछ प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन होंगे जिसको सॉल्व करना सीखेंगे। और इसके बाद आप लोग भी उसको सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे।